ठीक है, चलिए। तो मैं एक्सटेंसिवली इस क्वेश्चन को समझाता हूं और देखता हूं कि क्या आप सही से इस क्वेश्चन को पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए। तो क्वेश्चन ये कहता था कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज वाले, एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, सेकंड कॉल 3 रुपया। All the calls were made and duly received except Ramesh, a holder of 1,500 shares, who defaulted on both the calls. His shares were forfeited after the calls are made, and out of these forfeited shares, 1,000 shares are reissued to Suresh at the rate ₹7 per share, fully paid up. Rest shares are still cancelled and kept with the company for further reissue. Journalize. So I am going to journalize only the portion of forfeiture and reissue for you. ठीक है, मैं सिर्फ आपके साथ में फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करूंगा। बाकी एंट्री मुझे अब लगता है कि आप लोग करने में कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं। रिपीटेटिव एंट्री करके टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा मेरा नहीं है। आइए, तो फॉरफीचर की एंट्री ध्यान से देखिएगा। शेयर कैपिटल कैंसिल होगा, रमेश का सारा शेयर कैपिटल कैंसिल होगा 1500 शेयर्स पे। अच्छा, इससे पहले कंफर्टेबल है ना आप लोग? मैं डायरेक्ट फॉरफीचर की एंट्री कर सकता हूं ना, कि मैं पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर सारा करके दिखाऊं। गुड इवनिंग, हाँ बोलिए। हाँ, पुराना वाला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आंसर की बात कर रहे हैं ना आप? किस चीज की बात कर रहे थे? अच्छा ठीक है ना, तो आंसर का तो अभी कर लेंगे, आंसर के लिए तो मत घबराइए। आंसर तो देख लेंगे, जो भी आपका सही होगा देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी सही होगा देख लीजिएगा, आंसर की बात तो अभी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको फॉरफीचर की एंट्री बता रहा हूं। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बच्चे बाकी नॉर्मल एंट्री कर सकते हैं, वो नॉर्मल एंट्री कर लेंगे। मैं सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। विजिबल है? ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किसका फॉरफीचर होगा? तो भाई जिसने डिफॉल्ट किया है उसका फॉरफीचर होगा, रमेश के शेयर्स का होगा। 1500 शेयर्स का फॉरफीचर होगा। कितना इस पे कंपनी मांग चुकी थी? तो भैया पूरा 10 रुपया कंपनी मांग चुकी थी, 15,000। ठीक है, चलिए। टू, कॉल्स इन एरियर कितना रमेश ने नहीं दिया था? तो रमेश ने शायद 2 कॉल नहीं दिया था, ऑन बोथ द कॉल्स। हाँ, यहां लिखा हुआ है बोथ द कॉल्स, दोनों कॉल का पैसा रमेश ने नहीं दिया, मतलब 3 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया। तो 1500 गुने 5, 15×5 = 7500। वो सीधा सीधी हिसाब है, आधा पैसा मिल गया, आधा पैसा नहीं मिला था। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 1500 गुने 5, मतलब 5 रुपया मिल गया था, 7500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर इशू, एंट्री री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स, और बड़े ध्यान से यही देखिएगा, यही देखने वाली चीज है। री इशू ऑफ शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर री इशू हुए हैं, आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स री इशू हुए हैं 7 रुपए पे। 1000 × 7, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कंपनी अकाउंट्स में। 7000 टू टू, अच्छा अच्छा, 1 मिनट। टू, एक लाइन छोड़ के, टू शेयर कैपिटल, सामने वाले से लिया 7 रुपया है, लेकिन चीज उसको 10 रुपए की दी है। उसको बोला कि भैया आप मेरे पूरे शेयर होल्डर हो, 7 रुपया इस पे ही री इशू किया है। ठीक है, आइए, तो भाई जो डिफरेंस है, जो डिस्काउंट है, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करके इस डिस्काउंट को हम लोग इंटर करेंगे। 3 रुपए का डिस्काउंट है, तो 3000 रुपया। बोलिए, whether you are comfortable till this or not, क्या आप यहां तक कंफर्टेबल हैं?
फॉरफिट करने का मतलब जब्त करना होता है। जी सर। कहाँ? यहां बात कर रहे हैं। 1000 गुने 5 नहीं होगा मेरे भाई, 5 कैसे हो जाएगा? हम तो फॉरफिट करके यहां रख लिए, समझिए बाबू कहानी सही से। फॉरफीचर कहाँ हुआ है? फॉरफीचर तो यहाँ हुआ है मेरे भाई। ये रहा रमेश का, क्या नाम था उसका, बंदा का नाम क्या था, रमेश। ये रहा रमेश का कहानी। ये कहानी तो अगले शेयर होल्डर का है। किसको इशू कर दिया था हमने? कोई नाम दिया था क्या मैंने? हाँ, सुरेश। बाबू ये तो अगली कहानी है। यहां हुआ फॉरफीचर, यहां मैं री इशू कर रहा हूं। ठीक है, जो शेयर फॉरफिट हुआ है उसको मैं री इशू कर रहा हूं मेरे भाई। री इशू जब मैं दूसरे शेयर होल्डर को कर रहा हूं ना, तो मैं उस शेयर होल्डर को बेटा डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहां से दूंगा? तो मैंने जो कमा करके रखा था, मैंने जो कमा करके रखा था जब मैंने रमेश का शेयर फॉरफिट किया था, उसी कमाई में से मैं यहां सुरेश को डिस्काउंट दे रहा हूं। इसीलिए मैंने ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट यूज किया है। 1000 शेयर सुरेश के हैं और उस पर मैंने 3 रुपया उसको डिस्काउंट दिया है। मैंने उसको 10 रुपए वाली चीज 7 रुपए में ही बेच दी है। देखिए ना, शेयर कैपिटल 10 रुपए से क्रेडिट किया है, लेकिन बैंक में उससे 7 ही रुपया आया है मुझे पर शेयर। तो पर शेयर में अगले को कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं? 3 रुपए का। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, समझ आई बात? नहीं समझ आई तो फिर से समझाएं। हाँ, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बात है। यहां एक इवेंट खत्म हो गया, दिस इज नाउ अ न्यू इवेंट। फॉरफीचर इज वन इवेंट एंड री इशू इज द अनदर इवेंट। ठीक है, आइए तो इसका मामला समझते हैं क्या हुआ। सिंपल सी बात देखिए, फॉरफीचर कितने शेयर का हुआ है? लुक एट द अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। अमाउंट कहने का मतलब नंबर्स, नंबर्स। 1500 शेयर फॉरफिट हुआ है। और री इशू कितना शेयर हुआ है? रीइश्यू कितना शेयर हुआ है? 1000 शेयर रीइश्यू हुआ है। ठीक है, देखिएगा इस दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा इस दोनों का डिफरेंस। एक मिनट, हाँ। अब मैं एक अमाउंट ट्रांसफर करूंगा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ध्यान से, वहीं पे मेन दिक्कत है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1000 गुने इसको समझिएगा ध्यान से। एंट्री मेरी बिल्कुल सही है, एंट्री मेरी कहीं से गलत नहीं है। आप अमाउंट को सही से समझिएगा। देखिए बेटा, सिंपल सा फंडा है। आपने फॉरफिट कितना किया? तो भाई 1500 शेयर्स फॉरफिट किए। लेकिन आपने री इशू कितना किया? री इशू तो आपने 1000 शेयर ही किए ना। मतलब अभी भी फॉरफिटेड शेयर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? फॉरफिटेड में अभी भी जब्त करके आप 500 शेयर तो अभी रखे ही हुए हैं। इन 500 शेयर्स को तो आपने इशू ही नहीं किया है किसी को। ठीक है, तो जब आपने इन 500 शेयर्स को इशू नहीं किया है, तो आप इसके ऊपर के प्रॉफिट को, इसके ऊपर जो आपको गेन हुआ था, ठीक है, पर शेयर कितना गेन हुआ था? तो सारे शेयर पे आपको 5 रुपया गेन हुआ था, याद कीजिए। ठीक है, लेकिन आप अभी इस 500 शेयर के ऊपर जो गेन हुआ था, उस गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आपने इन शेयर्स को वापस से री इशू किया, तो आपको हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े। तो फॉर एडवांसिंग डिस्काउंट या फॉर डिक्लेयरिंग डिस्काउंट,
we can't transfer the amount forfeited on the shares which are not reissued yet. अभी तक जिस शेयर को फॉरफिट करने के बाद री इश्यू नहीं किया है हमने, उस शेयर पे जो जब्त अमाउंट है उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने कैपिटल रिजर्व में, ध्यान से देखिएगा क्या ट्रांसफर किया है। तो हमने बोला पर शेयर, भैया क्या था, पर शेयर कितना हमने जब्त किया था, 5 रुपया। अब देखिए उस 5 रुपए में से 1000 शेयर पे हमने 3 रुपया पर शेयर, 3 रुपया सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया। तो पर शेयर इस 1000 शेयर पे कितना कंपनी के पॉकेट में बच गया है, जितना बच गया है उसी को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज लॉ, व्हाट लॉ सेज। ठीक है, ये जो कंपनीज एक्ट कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट सेज दैट इन केस ऑफ द पार्शियल रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, इन केस, अब समझ लीजिएगा मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं सेम चीज को इंग्लिश वर्ड्स में। इन केस ऑफ द पार्शियल रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, वी could not transfer the balance of the amount forfeited on those shares which are not reissued yet. We are capable of transferring only that amount of the forfeited balance on which the shares are already being reissued to a new shareholder. अगर forfeited shares reissue करके हमारे पास में कुछ बैलेंस बचता है, then that only balance can be transferred to the capital reserve account. For those shares which are still in the forfeited case, which is not reissued, we can't transfer the amount forfeited on that shares to capital reserve account। नहीं तो आपका ये कैलकुलेशन और ये एंट्री पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व पे जो मार्क्स होता है वो मार्क्स आपका कट जाएगा। क्या ये पॉइंट आप कनेक्ट कर पाए? ठीक है, सब लोग जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए, जल्दी। ठीक है, अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट मैसेज में मुझे रिस्पॉन्स कीजिए कि हाँ भाई समझ आया, नहीं समझ आया, फिर से समझाएं, क्या करें। ठीक है जी, बिल्कुल। जितना आपने रीइश्यू किया है उस पे जितना प्रॉफिट बचा हुआ रहेगा, जितना प्रॉफिट बचा हुआ रहेगा आप उतना ही अमाउंट डालेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगली बात। हाँ बोलिए बोलिए। कैसे 4000 होगा? कहां से 7000 आ गया बेटा मेरे? भैया हमारा तो बाल पक गया ये कैलकुलेशन करते करते। आप बताइए कहां से 7000 आ गया? हाँ बोलना बोलना बेटा बोलना। देख, हाँ बेचे हैं 7000 में, ठीक। अरे मेरे बाबू, नहीं, तुम अपना माइक ऑफ करके समझो बस। फिर से समझा रहे हैं, ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, समझ लो। आओ बेटा समझाते हैं। सिर्फ जो हम लिखते जाएंगे देखते जाना।
यहां तक पढ़ लिए, ठीक है। ठीक, बस 2 मिनट और वेट करो। बोलिए। दो अलग अलग बातों को मिलाना पड़ता है बेटा, दो अलग अलग घटनाओं को मिलाना पड़ता है और मिला करके तब सोचना पड़ता है। क्या आप घटना मिला पा रहे हैं? क्या समझ में आ गया? अरे अच्छा, देखिए देखिए, समझ गया? हाँ बोलिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए कि देखिए, जब फॉरफीट किए थे बेटा, तो फॉरफीट तो 1500 शेयर किए थे, बात समझ रहे हैं। लेकिन उस 1500 में से आपने जब रीइश्यू किया है, तो आपने रीइश्यू देखिए कितना किया है, 1000 ही शेयर किया है रीइश्यू। तो अभी भी कंपनी के पास 500 शेयर और है जो पड़ा हुआ है, जो कंपनी रीइश्यू करेगी। ठीक है, इसीलिए कंपनी ने इस 500 शेयर का जो मुनाफा है, उस मुनाफा को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया है, ताकि अगर कंपनी को ये 500 शेयर्स इशू करने के समय डिस्काउंट देना पड़े तो उस मुनाफे को यूज कर सके। बिकॉज एक बार अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा मुनाफा, तो कंपनी उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसीलिए कंपनी ने 500 शेयर्स के ऊपर जो पैसा था जब्त किया हुआ, वो पैसा अभी बचा लिया है। ठीक है, ट्रांसफर नहीं किया है। क्लियर है भाई सबका? ठीक, चलिए, बाकी और किसी को कोई डाउट है तो बाबू पूछ लीजिए, डाउट को आगे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि कंपनी का एक डाउट आपको आगे बहुत परेशान कर सकता है। ठीक है, और एक बात और कह देते हैं कि अगर आप किसी YouTube लेक्चर से पढ़ रहे हैं या कहीं से कोई रेफरेंस ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि कंपनीज एक्ट में हमेशा अमेंडमेंट होता रहता है। ठीक है, इस बात को मेक श्योर कीजिएगा।
अगर पुराना वीडियो होगा भैया तो पुरानी चीजें पढ़ लीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। इन केस अगर कोई पढ़ रहा है यूट्यूब लेक्चर से तो पता चले कि आज के दिन का ट्रीटमेंट कुछ और है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और आप पढ़ रहे हैं वही पुराना वाला ट्रीटमेंट। ठीक है, बाकी चैट, हाँ आज जो होमवर्क दिए हैं वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली वही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। उसमें एक नया पॉइंट था इसलिए उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसमें ये पॉइंट था कि सारा का सारा शेयर्स री इश्यू नहीं किया था, कुछ तो अलग दूंगा ना बेटा हर क्वेश्चन में। मैं सेम ही क्वेश्चन दूंगा तो फिर तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इतनी बात करने के बाद नेक्स्ट बात, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, उस कंसेप्ट का नाम है प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है और प्रीमियम की जर्नल एंट्री सिखानी है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कंसेप्ट्स में, धीरे धीरे कंसेप्ट्स को आगे इनलार्ज करते चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों का प्रीमियम का कंसेप्ट पढ़ना है कि व्हाट इज प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है। तो भाई शेयर के फेस वैल्यू से ज्यादा, शेयर के फेस वैल्यू से ज्यादा जब कंपनीज सामने से पैसा मांगती है, शेयर के फेस वैल्यू से ज्यादा जब कंपनी सामने से शेयर होल्डर्स से पैसा मांगती है तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम, उसको प्रीमियम बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एक्स्ट्रा ओवर द फेस वैल्यू बीइंग डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, और प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट। प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट which is always credited to a specific reserve, जिसको एक स्पेसिफिक रिजर्व में क्रेडिट करते हैं, जिसका नाम होता है, जिस स्पेसिफिक रिजर्व का नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दिस रिजर्व इज specifically made for the amount of security premium। ये रिजर्व स्पेसिफिकली सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को ही हेल्ड करने के लिए बनाया गया होता है। दिस इज अ स्पेसिफिक रिजर्व विच विल मेंटेन ऑल द मनी विच इज इशूड बाय विच विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी वंस द कंपनी इशूज शेयर ऑन प्रीमियम। कंपनी अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो भैया कंपनी को जो पैसा प्रीमियम पे मिलता है दैट अमाउंट ऑफ मनी विल बी credited to and kept reserve in securities premium account as per section 52 subsection 1 of Companies Act 2013। यू शुड नो दिस सेक्शन, आपको जानना चाहिए और याद रखना भी पड़ेगा। ठीक है, एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एनी अमाउंट which will be received by the company on an excess over the face value of the shares will be credited to a specific reserve
named as security premium reserved, and the amount will be kept therein. Amount will be kept therein and utilized for only those purposes and utilized for only those purposes as specified in section 52 subsection 2. दो सेक्शन याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन याद रखना पड़ेगा सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। कथा कहानी सार क्या है? कथा कहानी सार ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर कंपनी कोई पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का रिसीव करती है जो कि कंपनी के शेयर्स के फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है, उस पैसे को कंपल्सरली कंपनी को अलग खाते में दिखाना पड़ेगा जिस खाते का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, जो कि एक स्पेसिफिक रिजर्व है और बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो किया जाता है। प्लस इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रूप में जो पैसा आता है उस पैसे को कंपनी निम्नलिखित चीजों में यूज कर सकती है जो कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखे हुए हैं। कहने का मतलब द अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द यूटिलाइजेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। यू कांट यूज द मनी received as security premium in any other thing as per the specification। स्पेसिफिकेशन से बाहर अगर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को खर्च करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है, दिख जाएगी कंपनी की सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को खर्च कर रही है, तो द सेक्रेटरियल ऑडिटर मीन्स द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टिकुलर कंपनी, that company secretary of that particular company will be held eligible for that misconduct। ठीक है, उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी इस चीज के लिए मिसकंडक्ट के लिए हेल्ड एलिजिबल माना जाएगा और उसको शो कॉज नोटिस जारी होगी और पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? तो फिर हम सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं जहां सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज होता है और ये जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप फिलहाल क्या कीजिए कि सबसे पहले अपना सेशन चेंज कीजिए। ठीक है, टाइम अपना सेशन में खत्म हो रहा है। एड अप इन द नेक्स्ट सेशन पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा अभी प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, 2 मिनट का पॉज है, बाकी लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए बेटा। ज्वाइन करने के बाद हम लोग बात करते हैं। पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 आपको पूरे अच्छे से ब्रॉडली क्लासिफाई करके पूरा समझाएंगे। मेरे को समझना जरूरी है। आगे सभी लोग ऑलमोस्ट सभी आ ही गए होंगे। 14 2 सेकंड और रुक जाते हैं। तो अभी हम लोगों को इनलाइन डिस्कशन करना है। सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ में। सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 बस इतना, 52 सबसेक्शन 1 सॉरी, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ में। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है इसके बारे में बताता है और सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बताता है। और सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 अब हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 को पढ़ें और समझें। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे होगी।
तो जर्नल एंट्री बड़ी आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जर्नल एंट्री के अंदर जो आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले एंट्री तो बहुत सिंपल है, 50,000 शेयर्स पे 20 रुपया आएगा, तो वो मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं। सिंपल एप्लीकेशन के पैसा आने की जर्नल एंट्री हर बच्चे को आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 50,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज, 10 लाख रुपया आएगा। एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए मैं अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूं, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री कर रहा हूं, बिकॉज अलॉटमेंट का ड्यू करना इस बार थोड़ा चेंज होगा। तो क्या एंट्री होगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की? एंट्री नंबर 3 बेसिकली, पहली और दूसरी एंट्री मैंने स्किप कर दी है, 3rd एंट्री मैं कर रहा हूं। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 50,000 शेयर पे आप मांगेंगे कितना? 30 प्लस 10 40 रुपया आप मांगेंगे, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें से 30 रुपया आप कहां ट्रांसफर करेंगे? इजी है एंट्री, एंट्री कोई बहुत भारी नहीं है, ठीक है। 15 लाख रुपया आप कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। और यहां साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए का है, तो आप एक नया रिजर्व खड़ा करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 और इस पे 10 रुपया, तो 5 लाख रुपए, ठीक है। ये हो जाएगी ड्यू करने की एंट्री। और रिसीव करने की एंट्री तो जस्ट सिंपल है, जैसे पैसा आप रिसीव करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपया, और ये शेयर अलॉटमेंट जो आपने ओपन किया था, तो ये शेयर अलॉटमेंट अब कैंसिल हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख रुपया, हो गया भैया बंद। दिस इज अ स्पेशल एंट्री जो कि आपको सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत करनी है, ठीक है। करनी क्या है? तो बस यही करना है कि भाई जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग पैसा आया है, उसको अलग अकाउंट में दिखाना है कि भाई वो अलग पैसा है, अलग से रिसीव किया है हमने, और उसको हम रखेंगे भी अलग, ठीक है। तो वो पैसा बिल्कुल अलग एक सेपरेट रिजर्व अकाउंट में पड़ा रहेगा। और जैसे ही कोई भी बंदा ये जर्नल एंट्री देखेगा या बैलेंस शीट देखेगा, तो उसको ये रिजर्व बैलेंस शीट में दिखते के साथ समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने अपने शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करने का मतलब है, ये दर्शाता है कि द कंपनी हैज अ वेरी गुड गुडविल, वेरी गुड क्रेडिबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग पॉसिबल, ये पॉसिबल हो पाया है कि कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा लोगों से मांग रही है और लोग ज्यादा देने को रेडी भी हैं, ठीक है। लोग ज्यादा देने को रेडी उसी कंपनी को होंगे, उसी कंपनी के शेयर को आप 100 के बदले 110 में खरीदने को तैयार होंगे, जिसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, जिसका गुडविल अच्छा होगा, वैसी ही कंपनी के शेयर्स प्रीमियम पे बिकेंगे, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी क्या? नहीं 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 नहीं, पहले पहले डिक्लेयर करेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में ही लिख देगा कि भैया प्रीमियम है। क्या? अरे भैया तुमको 100 रुपए के बदले 110 रुपया मिल रहा है मार्केट से, तो काहे नहीं उठाओगे? तुमको अगर किसी चीज को बेच के 100 रुपए की चीज बेच के अगर मार्केट से ये पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि अपन 110 भी मांगेंगे तो सामने वाला दे देगा, तो भाई कौन सा ऐसा बिजनेसमैन होगा जो ये काम नहीं करेगा? कंपनी भी तो बिजनेस ही कर रही है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे शेयर 100 रुपए के नॉमेनक्लेचर वाले शेयर्स, 100 रुपए के वैल्यू वाले शेयर्स अगर मुझे 110 रुपया ला करके दे देते हैं, तो भाई कौन नहीं करना चाहेगा और क्यों नहीं करना चाहेगा? और परमिसिबल भी है कंपनीज एक्ट के अंदर भाई मेरे, कंपनीज एक्ट अलाउ करती है कि हाँ ठीक है आप प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकते हैं। बस कंपनीज एक्ट ने एक सेक्शन लगा दिया है 52 सबसेक्शन 2, वो बोलता है आप इशू करो प्रीमियम पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पैसे को यहां तहां जहां तहां यूज नहीं कर सकते हो। हम कुछ जगह बताएंगे, उन्हीं जगहों में उस पैसे को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कम से कम अपने को 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, क्या दिक्कत है, क्या कम है? 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, आप जिस जगह पे यूज करने को कह रहे हो वहीं पे यूज करेंगे। 5 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मिल गया भाई अपने को, ये पैसा अपना तो नहीं लगाना पड़ेगा। उन जिन जगहों पे आपने कहा है कि इन जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर लेना, हम उन जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर लेंगे, बल्ले बल्ले,
ठीक है, मेरा 5 लाख रुपया बच जाएगा, पैसे का न जाना आने के बराबर। मेरा 5 लाख रुपया नहीं जाएगा, वो मेरे कैश फ्लो में से न जाकर के शेयर होल्डर्स के द्वारा आए हुए एक्स्ट्रा पैसे में से यूज हो गया, तो पैसे का न जाना, अपना पैसे का न जाना आने के बराबर है। देयर इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेलेबल। जी ठीक है, क्या आपका क्वेरी हो गया? ठीक है, रिजॉल्व हुआ, समझ आया? ठीक है भाई, कनेक्ट हो गया बाबू। हाँ बोलिए। हाँ, मार्केट में अगर सेकेंडरी मार्केट में अगर शेयर जाएगा तो ऑब्वियसली उसका मार्केट प्राइस और ज्यादा होगा। सेकेंडरी मार्केट में अगर शेयर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति जितना पे कर चुका है उससे ज्यादा ही पे उसको बेचेगा, उससे कम पे तो बेचेगा नहीं। जो कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू करती है उसका सेकेंडरी मार्केट में मार्केट प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ता है। हाँ जी, सेकेंडरी मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, वो अमाउंट कहां यूज करेंगे? कैपिटल रिजर्व को यूज करने का बेटा, जो कैपिटल रिजर्व कहां यूज होगा वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, हम ऐसे आपको बता देंगे कि कैपिटल रिजर्व कहां कहां यूज हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व का भी यूजेज जो है वो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है कि अगर कंपनी के पास में कोई कैपिटल रिजर्व होता है तो कंपनी उस कैपिटल रिजर्व को कहां यूज कर सकती है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां यूज कर सकती है ये समझ लीजिए, फिर हम आपको कैपिटल रिजर्व का, जब हमको मौका दुरुस्त लगेगा हम आपको समझा देंगे कि कैपिटल रिजर्व का पैसा कहां यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया आपकी बात, आवाज आपकी कट गई थी बेटा, फिर से एक बार बोल दीजिए। हेलो सर, कॉल पे ले नहीं भाई, कॉल पे नहीं ले सकता है, कॉल पे नहीं ले सकते। कह दिया भाई आपको, जब जब मैंने सेक्शन 51 सब 52 सब सेक्शन 1 जब आपको इतने क्लियरली समझा दिया तो फिर आप ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं करिए। ठीक है, जब मैं कंपनीज एक्ट में आपको सेक्शन एक बार समझा दूं बेटा, तो फिर ना उस सेक्शन को अपने दिमाग में रख लीजिए और आपको उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्ट है, कानून है। ठीक है, कानून जो कह रहा है यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट कानून। ठीक है, यहां पे आप मेरे से कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे या लॉजिकल मामलों पे आप मेरे से बहस नहीं कर सकते हैं या हम आपको नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एज इट इज गिवन इन द एक्ट वी शुड हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्ट, and how that come into the act, why that has been written into the act, that should be asked from the draftsman। ठीक है, जो ड्राफ्टमैन है जिसने एक्ट को डिजाइन किया है, ये हम उसी से पूछ सकते हैं, द ब्यूरोक्रेट बिहाइंड द एक्ट, जो लोग एक्ट के बिहाइंड थे, पीछे। तो एक्ट ने अगर कह दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम में आए हुए पैसे को सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एक स्पेशल रिजर्व में ही डालना है, तो आंख बंद करके डालना है, नो इफ नो बट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये पैसा जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाला है, ये सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत लिखे गए 5 जगहों पे यूज किया जा सकता है, तो उन्हीं 5 जगहों पे यूज किया जा सकता है, नो इफ नो बट। ठीक है, तो मैं आपको बस वो समझाऊंगा कि वो 5 जगह क्या है।
ठीक है, बट आई कांट हैव द लॉजिक फॉर दैट, बिकॉज वो लॉजिक हो ही नहीं सकता है, दैट कांट बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ द लॉजिक। हमें भी पढ़ने के टाइम उसको बस यही पढ़ा गया था कि यही 5 चीजों में यूज हो सकता है। आज के दिन कंपनीज की प्रैक्टिस में भी यही प्रैक्टिस होती है कि उन 5 जगहों पे यूज हो सकता है। ठीक है, बाकी उसके पीछे और मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि यही 5 जगह पे क्यों यूज हो सकता है, अगला छठा जगह पे क्यों नहीं यूज हो सकता है। नो, बिकॉज इट हैज बीन रिटन इन द एक्ट एंड द बेयर एक्ट सेज यू टू डू दिस, यू शुड हैव टू डू दिस। ठीक है, तो वो 5 चीजें मैं लिख रहा हूं, पहले वो 5 चीजें लिखूंगा, उसके बाद वो 5 चीजें आपको बताऊंगा। साफ लिखता है, ठीक है, हम एकदम बेयर एक्ट का लाइन पढ़ के बता देते हैं, उस लाइन को सुन लीजिए। यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व as per section 52 subsection 2 of the companies act 2013 restricts the use of, एक मिनट बेटा रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। कौन है जी? मैडम जी सही कहना है कि कल लॉकडाउन है। हाँ कल लॉकडाउन तो है, नहीं जा पाएंगे, कल बोले थे कि स्कूल जाना है बोली। तो ऑटो वोटो तो चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। शनिवार और रविवार बंद रहता है। ओ शनिवार और रविवार तो कंप्लीट लॉकडाउन रहता है ना। मैडम फोन की थी कि चलना है कल सुबह 8। ओ तो एक मिनट हम मैडम को भेज देते हैं, वो बात, एक मिनट रुक जाइए, मैडम को हम भेज देते हैं, वो बात कर लेंगे। अपी वो तुम्हारे ऑटो वाले आए हुए हैं, बाहर गेट पे ही हैं, उनसे बात करो, तो कह रहे हैं कि कल कंप्लीट लॉकडाउन है, हम नहीं जा पाएंगे। सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहता है भाई। चलिए, तो यूटिलाइजेशन क्या बोलता है? बोलता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एक्सप्लेन करता है, बोलता है वर्ड यूज किया बेटा रिस्ट्रिक्ट, RESTRICTS, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है बताइए? रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रोक देना। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोक देना। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 रिस्ट्रिक्ट करता है द यूज ऑफ अमाउंट, द यूज ऑफ अमाउंट, पैसे के यूज को रिस्ट्रिक्ट करता है। कौन से पैसे के यूज को? द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। बोलता है सिक्योरिटीज के ऊपर, मतलब शेयर्स के ऊपर जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला, उनको उसका यूजेज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फॉर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, मतलब इन सर्कमस्टांसेस को छोड़ के और जगह आप पैसा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आइए इन सर्कमस्टांसेस में से सबसे पहला सर्कमस्टांस बोलता है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पहला यूज, फर्स्ट यूज। आइए, अब बोलता है कि भाई सबसे पहला यूज सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का हम बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हैं। ठीक है, बोले कि नहीं तो कंप्लीट लॉकडाउन रहता है, जानिए नहीं देगा। हाँ तब वही तो बात है, नहीं देगा, कोई तरफ से नहीं जाने देगा, ना एनएच से ना इधर से। ठीक है, तो अब चलें, सबसे पहली बात, कुछ बच्चे बोनस शेयर जानते होंगे, कुछ बच्चे बोनस शेयर नहीं जानते होंगे। कौन कौन लोग बोनस शेयर जान रहा है? बोनस शेयर का कुछ ज्ञान है? बताइए बिहारी बाबू, बोनस शेयर बताइए। हाँ,
उसी को हम लोग बोनस शेयर बोलते हैं। बोनस शेयर में क्या सामने वाले से कंसिडरेशन मिलता है? क्या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है बोनस शेयर के अगेंस्ट कुछ पैसा उसा देता है क्या? नहीं देता है ना, नहीं देता है। ठीक, ठीक, चलिए तो बोनस शेयर, हाँ रिटेन अर्निंग्स की जगह हम उसको बोनस दे देते हैं। ठीक है, समझ गए बात आपकी। तो वो कोई उससे हम लोग कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है भाई? तो बोनस शेयर का मतलब होता है जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर्स दे देते हैं बिना किसी पैसे के, तो उसको हम लोग बोनस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, बोनस शेयर कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को बांटने का तरीका है। तो बोलता है कि भाई अगर कोई कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है, फुल्ली पेड का मतलब हो गया जितना शेयर का फेस वैल्यू है, ठीक है, मान लो 10 या 20 या 50, ठीक है, अगर कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकती है। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बोनस शेयर्स को इशू करने की एंट्री होती है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा रखी थी, तो वो एंट्री होती है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस किस लोग को ये जर्नल एंट्री पता है? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या कंफर्टेबल हैं बाकी लोग? जिन्होंने बोनस शेयर्स पढ़ा हुआ था उनको याद आ गया कि यही जर्नल एंट्री होती थी? ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं क्विकली एक बार लिख देता हूं। देखिए बेटा, अगर नॉर्मल शेयर इशू किया जाता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सामने वाले से आप पैसा मांगते, वो आपको पैसा देता तो शेयर कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाता। लेकिन बोनस शेयर का मतलब ही होता है कि भाई सामने वाले से पैसा हमने नहीं लिया लेकिन उसको हमने कैपिटल शेयर्स दे दिए, तो नाम ही है बोनस। ठीक है, फ्री में बोनस। ठीक है, तो यहां पे जब हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हैं तो भैया कहीं ना कहीं से तो आप अपना डेबिट में एडजस्ट करेंगे ना प्रॉफिट। तो जब तक आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं पढ़ा था तब तक हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ाते थे। मतलब यहाँ पे कोई और दूसरा रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, कोई और स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी कंपनी के पास में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है तो वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यहां डेबिट कर सकती है। अलाउ किया है किसने? अलाउ किया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ने। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्या 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 बोल रहे हैं बाबू? जी आपको लिख देगा, आपको लिख देगा राइट द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज राइट द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 लिख देगा भैया, एक नंबर में लिख देगा राइट द यूजेस ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। क्या कीजिएगा? लिख देगा व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एज पर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1। बाबू जब पढ़ रहे हैं ना तो इतना इतना खोज छोड़ के मत पढ़िए। जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं, हम इतना मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ में, ठीक है, तो किसी बात का गलानी मत रहने दीजिए कि ये नहीं पढ़े चाहे वो नहीं पढ़े। ठीक है, आपने अभी कंपटीशन बाबू नहीं देखा है। ठीक है, आपने क्या, किसी ने अभी कंपटीशन नहीं देखा है, आप बिलीव कीजिए। ठीक है, आप कंपटीशन देखिएगा आपका दिमाग उड़ जाएगा। आपने लोगों ने बेटा कंपटीशन नहीं देखा है, लोग कितना मेहनत करते हैं और बच्चे कितने अप टू डेट हैं। आप अपने को समझ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ किसी पार्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर स्मार्ट, ठीक है, तो आपसे ओवर 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 स्मार्ट बच्चे हैं।
ठीक है, बहुत लंबा कंपटीशन है मार्केट में। तो भाई जितनी चीजें आप 12th लेवल पे ग्रास्प कर सकते हैं उतनी चीजें 12th लेवल पे ग्रास्प कीजिए, ठीक है। आगे आपको कहीं ना कहीं मदद देंगी। ये आपके जानने वाले बहुत सारे सीनियर्स अब मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अब मेरा तीसरा चौथा साल है, पहला दूसरा साल नहीं है। तो अब मैं आराम से कह सकता हूं कि मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। पिछले 3 से 4 सालों में अगर एवरेज 20 भी पकड़ के चले तो 80-100 बच्चों को पढ़ा रखा है, ठीक है। उसमें से किसी एक दो से भी पूछ लीजिए, आपको यही बोलेगा, ठीक है। इसीलिए बेटा जो पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, और जो न पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत कम पढ़ा रहे हैं, एकदम एप्ट पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ज्यादा चीजें पढ़ा रहे हैं, बिलीव करके चलिए, ठीक है। भार नहीं टाल रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ लीजिए इन चीजों को, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं यूज ही आएगा, इस बात की तो बेटा गारंटी है, कहीं ना कहीं यूज आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में पहला केस बोलता है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा हम बोनस शेयर इशू करने में यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर, ठीक है। पहला केस आपको बता दिया। कुल इसमें कितने केसेस हैं? कुल इसमें 5 केसेस हैं, ठीक है। 5 में से हम अभी आपसे सिर्फ 2 डिस्कस कर पाएंगे। 5 में से 2 मैं आपको दिखा देता हूं। कोई भी बुक आप लेंगे उस बुक में आपको केस दिखेगा, होप सो दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये रहा यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 करके 5 पॉइंट हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5। इसमें से हम पॉइंट नंबर 1 अभी आपको बताए हैं और पॉइंट नंबर 5 बताने जा रहे हैं। बाकी के 3 पॉइंट्स हम अभी डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे आपसे, ठीक है। वो हम तब डिस्कस कर पाएंगे जब हम थोड़ा और आगे बढ़ चुके होंगे। अगला बोलता है बाई बैक ऑफ शेयर्स, बाई बैक ऑफ शेयर्स। पहला पॉइंट बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बोनस शेयर को इशू करने में यूज करेंगे, और दूसरा बोलता है बाईबैक ऑफ शेयर्स में यूज करेंगे। इमेजिन करो ना, अगर यही टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक मैंने तुमको बोला कि वो टेबल उठा के रट लो, ठीक है, कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में 5 जगह सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज हो सकता है। बेटा हम एकदम कंफर्टेबली तुमको बोल सकते हैं कि वो टेबल लिखा हुआ है, वो टेबल रट लो, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा उससे, ठीक है। और हम चुपचाप आगे बढ़ सकते हैं, वहां पे टेबल पे टिक करवाएंगे, बोलेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको रट लेना बेटा। इसने जो 5 चीज लिखी हुई है ना, इसमें से तुमको 2 नंबर के क्वेश्चन में, इसको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, तुमको लिखना पड़ेगा। एक अप्रोच ये है, ठीक है, कि तुम उसको रट लोगे, हो गया बात खत्म, रट्टा मारोगे भाई, बोनस शेयर में कर सकते हैं, बाईबैक में कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं, ठीक है, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर्स में कर सकते हैं, रिडम्पशन में हम उसके कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कर सकते हैं। तुम 5 बार उसको रट्टा मारोगे, तुम रट लिए। बिलीव मी, अगर कहीं बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, ठीक है, और क्लास में अगर टीचर खड़ा करके पूछ दिया, तो वो सबसे पहले 5 केस नहीं पूछेगा, सबसे पहले वो उसमें से अंदर पूछेगा कि बाईबैक जो रट के आए हो, बाईबैक का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे? बोलो ये सर बोले थे कि रट लेने के लिए, बस सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 को रट लीजिए, ठीक है। अब बाईबैक समझावे नहीं किए थे, वो बोलेगा ठीक है बेटा बाईबैक नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, बाईबैक हो गया तुम्हारा। आओ, इसीलिए कह रहे हैं जितना एक्सप्लेन कर रहे बेटा, हाँ नहीं बात करे जो बता रहे ना बाबू सब समझो, ठीक है, सबको समझो कि वो जरूरी है, बस। हाँ जितना तुम समझ पा रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो बोल रहे हैं शायद 100% तुम समझ ही जाओगे, ठीक है, 100% समझ जाते हो तो भाई वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया था, तो मेरे लिए मतलब विन विन सिचुएशन है, ठीक है। आओ बाईबैक ऑफ शेयर्स को जरा सा समझ लो, आओ क्या होता है। ये कंपनी है, कंपनी मार्केट में शेयर्स अपना निकाल देती है, जिसको हम लोग आईपीओ या एफपीओ बोलते हैं, ठीक है। पहली बार निकाला तो आईपीओ और बार बार जब निकाला तो एफपीओ, ये बता चुके हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही शेयर्स कंपनी निकाल देती है तो इसका जो ओनरशिप राइट होता है, ओनरशिप राइट
शेयर्स इशू करने के साथ में बताओ कोई बच्चा कहां ट्रांसफर हो जाता है? क्या अभी भी ओनरशिप राइट कंपनी के पास होता है या होल्डर के पास ट्रांसफर हो जाता है? नहीं भाई साहब, जब आपने शेयर्स इशू कर दिए बेटा, तो इशू करने के बाद कभी भी ओनरशिप राइट कंपनी के पास नहीं रहेगी। ठीक है, ओनरशिप राइट कंपनी के पास नहीं रहती है, तभी तो शेयर होल्डर्स को ओनर बोलते हैं हम। ठीक है, आपने सुना होगा ना, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, 11th में इतनी बात तो कम से कम हम आप लोग सुन के आए होंगे कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसी बात से हमको बहुत दुख होता है, लोग पढ़ाता ही नहीं है 11th में बिजनेस स्टडी। ठीक है, ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो भाई जब ये शब्द यूज हुआ कि शेयर होल्डर ओनर्स हैं, तो ऑब्वियसली ओनरशिप राइट कहां चली गई? कंपनी से निकल के किसके पास चली गई? शेयर होल्डर के पास चली गई। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ? तभी आगे बाईबैक समझ पाओगे। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, पूरा राइट है। कौन कर दिया पूरा राइट नहीं है? शेयर होल्डर के पास सबसे बड़ा राइट है, उसके पास वोटिंग पावर है भाई साहब। हाँ, शेयर होल्डर के पास, अगर आप इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं, ठीक है, अगर आप कंपनी का मैनेजमेंट इंफ्लुएंस कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो आपके पास उतना शेयर्स नहीं होता है कि आप इंफ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया आज रिलायंस, ठीक है, अपना 50% से ज्यादा होल्डिंग बेच दे, क्या? ठीक है, अगर रिलायंस आज अपना 50% से ज्यादा होल्डिंग बेच दे, तो बाहर का शेयर होल्डर जो चाहे सो कर सकता है। ठीक है, जो चाहे सो कहने का मतलब है कि वो अपने डिसीजंस रिलायंस के ऊपर सुपरपोज कर सकता है। हाँ, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर के पास में राइट्स नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर के पास में राइट्स एक्सरसाइज करने का सिचुएशन नहीं है। यू कैन टेल दैट थिंग, बट यू कैन टेल कि शेयर होल्डर के पास राइट नहीं है। ही हैज द राइट। ठीक है, मैं ओएनजीसी का मेरे पास में 16 शेयर है, 16 शेयर मात्र। ठीक है, बिलीव मी, 16 शेयर ओएनजीसी का मेरे पास में है, और आईओसी का भी कुछ ऐसा ही शेयर्स मेरे पास में। रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूं। अरे वो नहीं दिखा रहा हूं, मैं कुछ और दिखा रहा हूं, आप रुकिए तो भाई। चलिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का ही दिखाता हूं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का मेरे पास में 30 शेयर है, 30 शेयर है मेरे पास में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के, मात्र 30 शेयर। ठीक है, देखिए कंपनी ने मुझे किस चीज के लिए इन्विटेशन भेजा है? जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड 26th एनुअल जनरल मीटिंग, कमेंसमेंट ऑफ रिपोर्ट, ई वोटिंग एंड स्पीकर रजिस्ट्रेशन। मतलब आई एम अ होल्डर ऑफ ओनली 26 शेयर्स, ठीक है, या 30 शेयर्स, और 30 शेयर के शेयर होल्डर को कंपनी की तरफ से मेल आया हुआ है कि भाई आप एनुअल जनरल मीटिंग में आइए। अगर मेरे पास में एक शेयर भी होता, तब भी कंपनी की तरफ से मेरे पास में मेल आता। ठीक है, तो यू कांट से दैट शेयर होल्डर डजंट हैव द राइट, या यू कैन से दिस थिंग कि शेयर होल्डर इज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सरसाइज हिज राइट until and unless he or she is having a maximum number of holding in a particular company। आप ये बोल सकते हैं। अपने बेसिक्स करेक्ट रखिए बेटा, बेसिक्स कभी गलत मत कीजिए अपने। ठीक है, आगे बेसिक्स अगर गलत होगा तो ह्यूमिलिएशन के पात्र बन जाएंगे आप। ठीक है, आपको लोग कहेगा कि भाई यार 11-12 पर क्या है, इस चीज भी नहीं जान रहा है। ठीक है, तो कंपनी जैसे ही शेयर्स इशू करती है, और खास करके कंपनीज के मामले में, ठीक है, पार्टनरशिप के मामले में, यू आर डूइंग रॉन्ग, यू कैन डू रॉन्ग। भैया दिन गई बीत गई बात गई, पार्टनरशिप अब खत्म हो रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप अब अपने गिरते हुए स्टेज पे है। लेकिन आप लोग जिस टाइम जॉब में जाएंगे, जिस टाइम कॉर्पोरेट में जाएंगे, बेटा कंपनीज अभी चढ़ रही हैं, कंपनीज आर ऑन द राइजिंग स्केल, और आप कंपनीज के बारे में ही नहीं जानेंगे, बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो इसको जानिए, बेहतर अपना बेसिक्स अच्छा कीजिए।
कंपनी जैसे ही शेयर के राइट्स हटाती है, शेयर को मार्केट में बेचती है, कंपनी का ओनरशिप राइट टूट जाता है और वो ओनरशिप राइट शेयर होल्डर पे ट्रांसफर होता है। इस बात को समझिए, ठीक है। और शेयर होल्डर के पास हर अधिकार है, कंपनी के शेयर होल्डर के पास कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्टरी का अधिकार है, कंपनी के लीगल मैटर्स का अधिकार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डाइल्यूट करने का अधिकार है, कंपनी के फाइनेंशियल बोर्ड को बनाने और हटाने का अधिकार है, कंपनी के ऑडिट बुक्स अकाउंट्स को देखने का अधिकार है। सारा अधिकार उसके पास में है, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि उसके पास में शेयर्स कम होंगे तो वो पावर उतने अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। इट इज अ सिनेरियो, ये सिनेरियो हो सकता है। तो ओनर के पास में ओनरशिप राइट गया। अब फर्ज कीजिए एक ऐसा सिचुएशन, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके 1,00,000 शेयर्स मार्केट में हैं, ठीक है, जिसके डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी चाहती है कि ये शेयर्स कैंसिल हो जाएं। कैंसिल हो जाएं मतलब क्या, कंपनी चाहती है कि इन शेयर्स को हम शेयर होल्डर्स से खरीद लें, खरीद लें एज एन इंडिपेंडेंट प्लेयर इन द मार्केट। मतलब जैसे बाकी लोग शेयर बाजार से शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही कंपनी अपने शेयर्स को भी शेयर बाजार से खरीदने का पावर रखती है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज बाईबैक ऑफ शेयर्स। इसको हम लोग बाईबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? क्या ये बात समझ आई? हाँ, अपनी ही शेयर्स, क्योंकि देखो कंपनी का उस पर तो राइट है नहीं, कंपनी का अधिकार तो उस शेयर पे है नहीं। हेलो, हाँ हर्ष बोलो बाबू। कैसे सर? बढ़िया बढ़िया, एक मिनट बेटा रुकिए आप लोग, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बोलो। हेलो हाँ बेटा बोलो ना। सर, बोल रहे थे कि आज पता चला कि फॉर्म आ गया है कंपार्टमेंट का। हाँ 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 हाँ, तो उसको हम भर दिए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर एग्जाम वगैरह कैसे कब होगा कुछ। अच्छा बेटा सुनो ना, हमको थोड़ा सा टाइम दो ना, 10-15 मिनट, हम एक्चुअली एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है, हम फ्री होते हैं तो तुमको रिंग बैक करते हैं, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, ओके। हाँ जी, कंपनी एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह अपने ही शेयर्स को, जिन पे उनका ओनरशिप नहीं है, ठीक है, वो सेकेंडरी मार्केट से उस शेयर्स को खरीद सकती है। एंड दिस इज कॉल्ड बाईबैक, एंड बाईबैक इज अलाउड, ठीक है, बाईबैक अलाउड है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कंपनी को ये अलाउ किया गया है कि वो बाईबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। क्या ये बात आपको समझ आई जो मैंने बोला? क्या ये समझ आया आपको? आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर से हम समझाएं, ठीक है। हाँ बोलिए। तो नहीं कर सकती है बाईबैक बेटा, अगर बेचने को कोई राजी होगा तभी ना बाईबैक करेगी, किसी से छीन के थोड़ी ले आएगी। बोलिए। हाँ हाँ, कहीं नहीं हो सकता है, हो सकता है। अरे मेरे भाई, 1,00,000 शेयर इशू किया है कंपनी, इसमें से अगर 10,000 भी बाईबैक करना चाहती है, 10,000 लोग अगर बेचने को रेडी है तो कंपनी बाईबैक कर लेगी, सिंपल, ठीक है। अगर कंपनी को नहीं मिलेंगे 10,000 लोग, रिलायंस मान लो अपना 10,000 शेयर बाईबैक करना चाहती है तो ये मार्केट में 10,000 शेयर के सेल का ऑर्डर लगाएगी, ठीक है, सॉरी परचेज का ऑर्डर लगाएगी।
अगर 10,000 लोग रिलायंस के शेयर को सेल करेंगे तो कंपनी उठा करके उसको खरीद लेगी, खरीद के बाईबैक कर देगी, बाईबैक करके अपने पास में शेयर्स रख लेगी, कैंसिल कर देगी उन शेयर्स को, ठीक है, या जो करेगी, या किसी और को रीअलॉट करना होगा तो रीअलॉट कर देगी, जो भी करेगी, ठीक है। ये बाईबैक जो आता है वो सेक्शन नंबर 68 में आता है, सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 to 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसका सेक्शन आपको नहीं याद करना है, ठीक है, सेक्शन आपको नहीं याद करना है, लेकिन सेक्शन 68 होता है। बाईबैक ऑफ शेयर्स का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 68 होता है, ठीक है। तो बाईबैक करते टाइम कंपनीज एक्ट कहती है कि हमारे पास में रिजर्व में एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। बोलता है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, बोलता है जब कंपनी बाईबैक के लिए खड़ी होती है, कोई भी कंपनी, तो बाईबैक करते समय कंपनीज एक्ट से दैट a particular amount should be there in the reserve and surplus account, ठीक है। बोलता है कि आपके पास अगर मान लिया कि आप एक एग्जांपल बता रहे हैं, कोई एकदम एक्चुअल केस नहीं बता रहे, मान लिया कि आपको अगर 1 लाख शेयर्स बाईबैक करने हैं तो कम से कम आपके रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000 रुपया होना चाहिए। अगर आपके रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000 रुपया नहीं है तो ये आप बाईबैक नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है कि बाईबैक करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व्स में होना चाहिए, ठीक है। और जब आप वो बैलेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब उतना अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उस कैलकुलेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? हम फिर से बोल देते, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, बाईबैक का 2 प्रोसेस होता है बेटा, एक होता है बुक बिल्डिंग का प्रोसेस, अब आप यही है ना भाई, आप खींचेंगे तो फिर हम आगे खींचाएंगे। एक होता है बुक बिल्डिंग का प्रोसेस और दूसरा होता है स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसेस, 2 प्रोसेस से बाईबैक होता है। मैं आपको अभी सिर्फ ये स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसेस का बाईबैक समझा सकता हूं या समझा पाऊंगा, ठीक है। ये बुक बिल्डिंग तो मैं किसी हाल में आपको नहीं समझा, अरे भाई नहीं समझा पाएंगे मेरे भाई, बुक बिल्डिंग नहीं समझा पाएंगे बाबू, ठीक है, नहीं समझा पाएंगे बेटा, ठीक है। बाईबैक 2 तरीके से किया जाता है, हाँ बोलिए। रीअलॉट, रीअलॉट प्राइवेट प्लेसमेंट होगा प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कुछ नहीं होगा। एक बार बाईबैक अगर सेकेंडरी मार्केट से हो जाएगा ना बेटा, ठीक है, तो फिर वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी मार्केट से हटाने के लिए ही बाईबैक हो रहा है, समझे बात को, ठीक है। हाँ मेरे भाई, कंपनी डिसाइड करेगी, जी बेटा। क्या बोले, फिर से बोलिए। कर सकती है, कुछ भी कर सकती है कंपनी, कंपनी बाईबैक करने के बाद कंपनी का जो मर्जी कर सकती है। हम तो आपको सिर्फ अभी बाईबैक तक ही समझा रहे हैं मेरे भाई, हम उससे आगे का तो कोई बात आपको समझा ही नहीं रहे, ठीक है। हम तो सिर्फ बाईबैक तक ही समझा के रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे बस इतना ही बताना था कि भाई बाईबैक करने से पहले जब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 70 ये कहता है, 68 में बाईबैक डिफाइंड है,
ठीक है, और 70 सेक्शन 70 में बाईबैक के कंडीशंस डिफाइंड है, ठीक है, और सेक्शन 70 में जहां बाईबैक का कंडीशन डिफाइंड है, वो बाईबैक का कंडीशन कहता है कि एक सर्टेन अमाउंट आपके रिजर्व एंड सरप्लस में होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ बात को कनेक्ट कीजिए, और उस रिजर्व एंड सरप्लस का जो अमाउंट कैलकुलेट आप करेंगे और दिखाएंगे कि हाँ भाई मेरे पास में इतना रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है, तो वो कैलकुलेट करते टाइम आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे को उस कैलकुलेशन में जगह दे सकते हैं, ठीक है, या जगह देंगे, ये कहने का मेरा बात है, ठीक है। हाँ, अरे मेरे भाई, वो आपके स्कोप ऑफ स्टडी से बाहर है, हम कह तो रहे हैं कि वो सर्टेन अमाउंट निकालने का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, लाइए चलिए चलिए, इसीलिए पता है टीचर क्या करता है, बोलता है रट लो, हाँ हाँ, अच्छा बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नहीं, बस यही बाईबैक बता के खत्म कर देंगे। बोलता है सेक्शन 70 स्टेट्स दैट बाईबैक टू बी इनिशिएटेड रिक्वायर्स दैट during a particular financial year, only 25% of paid up share can be bought back. पहली बात, the reserves and surplus as stipulated on that date should hold 65% of the declared amount of buyback as defined in section 73 subsection 1 of Companies Act. Section 73 subsection 1 of Companies Act prescribes the amount for calculation of amount, prescribes the rule for calculation of amount of reserves, which is as follows. Reserves include पहला general reserve, security premium reserve, capital redemption reserve, others. 75% of the face value of buyback shares. ये होता है प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ठीक है, तो हमको इतना बताना पड़ेगा बेटा, अगर हम सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट की बात करेंगे तो, जो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है। इसीलिए हम बस आपको इतना समझा रहे थे कि भाई जब आप बाईबैक के लिए रिक्वायर्ड रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे, वो रिजर्व का जितना भी अमाउंट हो, ठीक है, वो अमाउंट 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ बाईबैक के बराबर होता है, ठीक है, तो उस अमाउंट को कैलकुलेट करने में जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो पैसा आपके पास में पड़ा हुआ होगा, उस पैसे को भी लिया जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में वो पैसा भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो इंक्लूड किया जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है वो इंक्लूड किया जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है वो इंक्लूड किया जाएगा, और उसके अलावा और भी अदर रिजर्व्स हैं जिनका बैलेंस इंक्लूड किया जाएगा, और ये बैलेंस कम से कम बाईबैक के शेयर्स के 75% के अमाउंट के बराबर होना चाहिए। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू का शेयर बाईबैक कर रहे हैं तो कम से कम
75,000 रुपया इन सारे रिजर्व्स को मिला के या किसी एक रिजर्व में भी आपके पास बैलेंस शीट के रिजर्व में होना चाहिए, तभी अलाउ होगा कंपनीज एक्ट के तरफ से कि आप बाईबैक कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही कंडीशन है, ऐसा नहीं है, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। मतलब जो बाईबैक अलाउ होगा उनमें से एक कंडीशन ये है, इट इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, यही एक कंडीशन नहीं है, उनमें से एक कंडीशन ये है। ठीक है, तो बात तो बस इतनी छोटी सी थी कि इस रिजर्व का जब कैलकुलेशन होगा तो उसमें अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी पैसा इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन समझाने के लिए पहले बाईबैक समझाना पड़ता है, फिर बाकी चीज आपको समझानी पड़ जाती है। ठीक है, क्या अब ऑलमोस्ट आपका थोड़ा थोड़ा लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ अभी भी? क्लियर है? हेलो, क्या समझ में आया यहां तक बात? जब कंपनी रीअलॉट करेगा शेयर, बाबू जब कंपनी रीअलॉट करेगा ना तब की तब देखी जाएगी। हाँ, वो एफपीओ भी कर सकता है, ठीक है, वो एफपीओ भी कर सकता है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकता है, ठीक है। जो पहले से मेरे पास क्वेश्चन आया वो तो मैंने बाद में चार्ट देखा। तो अभी मैंने आपको बताया क्या था, मैंने सेक्शन 52 में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम बताया, और 52 के ही एक दूसरे सेक्शन में मैं आपको ये बता रहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो कंपनी के पास आएगा वो किन किन जगहों पे यूज होगा। ठीक है, और जब जगह बताते बताते मुझे दो चीज आपको बतानी पड़ी कि भाई जब बोनस शेयर होगा तो उसमें वो पैसा यूज होगा, और दूसरा जब कंपनी बाईबैक करेगी अपने ही शेयर्स का, ठीक है, खुले मार्केट से, ओपन मार्केट से, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से, तो उस टाइम इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कंपनी को अलाउंस जब लेना पड़ेगा एमसीए से, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जब कंपनी अलाउंस लेने जाएगी बाईबैक करने के लिए, तो कंपनी को यह दिखाना पड़ेगा कि हमारा सेक्शन 70 के अंदर जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस फुलफिल हुए हैं, और उन कंडीशंस के अंतर्गत सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 में एक कंडीशन है कि भाई रिजर्व में आपके पास बाईबैक जितना शेयर कर रहे हैं उसके 75% के बराबर पैसा होना ही चाहिए। तो इस 75% के बराबर पैसे को कैलकुलेट करते समय आप जो रिजर्व्स का बैलेंस लेंगे उन रिजर्व्स में एक रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, अगर कंपनी 1 लाख रुपए के शेयर्स का बाईबैक कर रही है तो कंपनी को कम से कम 75,000 रुपए अपने रिजर्व में दिखाने पड़ेंगे कि है, और ये जो 75,000 रुपए का कैलकुलेशन कंपनी दिखाएगी, इस 75,000 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर जो भी बैलेंस होगा, मान लो कि 50,000 रुपया बैलेंस है, तो इसको इस 75,000 के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यूटिलाइज हो गया ना, ये बैलेंस यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, यही मैं उस टाइम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बताइए, क्या ये आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो ये 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर लिया, इसके अलावा 25,000 रुपए में और भी कोई दूसरा रिजर्व हो सकता है हमारे पास, जनरल रिजर्व हो सकता है, ठीक है, हमारे पास में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है, इन सबको मिला के 75,000 का बैलेंस होना चाहिए। अगर 75,000 का बैलेंस नहीं पूरा तो सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 आपको अलाउ नहीं करेगा कि सेक्शन 70 लगे, और अगर सेक्शन 70 नहीं लगेगा तो सेक्शन 68 के अंदर आपका बाईबैक पॉसिबल नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको इस बात की रजामंदी नहीं देगी कि आप सेक्शन 68 के अंतर्गत
बाईबैक कर लीजिए, बिकॉज सेक्शन 68 कहता है कि 70 का कंडीशन पूरा होना चाहिए और 70 कहता है कि 73 के हिसाब से रिजर्व का बैलेंस 75% के बराबर होना चाहिए। इतना आसान नहीं है कि लॉ को हम इंटरप्रेट करें और आप एक बार में समझ जाएं, ठीक है। इसीलिए मैं रिपीट कर करके आपको समझा रहा हूं। और अगर आप सिंपल समझना चाहते हैं तो बस इतना समझिए कि 70 सेक्शन अगर कंप्लीट नहीं होगा, कंडीशन अगर कंप्लीट नहीं होगा, तो 68 के अंतर्गत आप बाईबैक नहीं कर सकते। और अगर आप 68 के अंतर्गत बाईबैक नहीं कर सकते हैं तो फिर भैया ये काम आपका रुक जाएगा। और इसी के लिए एक कंपोनेंट है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है, जो कि आपको पहुंचाता है उस कंडीशन तक जहां 75% रिजर्व में पैसा होना चाहिए, ताकि आप बाईबैक कर पाए। 75% किस अमाउंट का? तो उतने अमाउंट का जितना शेयर्स आप बाजार से बाईबैक करने के लिए एप्लीकेशन दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। जी बोला जाए। हाँ भाई, बाईबैक करने के लिए तो वो हम तो लिख दिए कि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगी मेरे बेटा, लिख दिए। या तो बुक बिल्डिंग करेगी, जो कि हम आपको नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, और दूसरा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी। बिल्कुल ऑब्वियसली वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगी, ठीक है। मेरे से लोग उससे आगे की बात पूछ रहे हैं, तब हम प्राइमरी मार्केट का जिक्र कर रहे हैं। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि जो बाईबैक करके शेयर कंपनी ले आएगी उसका क्या करेगी, तब मैं प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा हूं। आप दोनों पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। बाईबैक करने के लिए तो ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है, समझे? ठीक है, चीज जहां रहेगा वहीं से ना उठाइएगा, ठीक है। अगर शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, हाँ बोलिए। कंपनी बाईबैक किस केस में करेगी? हाँ ये सवाल हुआ आपका, बढ़िया। कंपनी बाईबैक उस केस में करेगी जब कंपनी को अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है, पहला। कंपनी बाईबैक तब करेगी जब कंपनी को अपना शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करना। अब इसके पीछे मत पूछिएगा क्यों, ठीक है, हम बस आपको वो रीजन बता दे रहे हैं कि कब कब बाईबैक होता है, ठीक है। जब कंपनी को कंसोलिडेशन करना है, जब कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को परचेज करना है, ठीक है, इन सब केसेस में बाईबैक किया जाता है, ठीक है। अब अगर आप ये पूछेंगे कि सर क्या इसमें लॉजिक है बाईबैक करके इनमें क्या फायदा नुकसान होगा, तो फिर ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। फिर हम 12th नहीं पढ़ा करके हम सीए पढ़ा रहे होंगे फिर बच्चों को, ठीक है। ये सब चीजें वहां पढ़नी है बाबू, ठीक है। फिर आप बेफालतू का आप चीजों को और एग्जेजरेट करेंगे, ठीक है, तो उससे कोई फायदा है। हाँ बस आप ये समझ लीजिए कि इन सब पर्पसेस के लिए बाईबैक किया जाता है, ठीक है। जो सबसे कॉमन है वो ये हो गया, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, शेयर कैपिटल का वैल्यू कम करने के लिए होगा। कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे वजह होती हैं जब कंपनी शेयर कैपिटल का को कम करती है, ठीक है। और भी आप चाहेंगे तो हम और भी लिस्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन नहीं वो आपके यूज का नहीं है, ठीक है। जितने आपके यूज का उतना समझिए, आप बेसिक सारी अंडरस्टैंडिंग रखिए, ठीक है। कंपनी और क्या कर सकती है? तो कंपनी अपना ईपीएस इंप्रूव करने के लिए भी बाईबैक कर सकती है। कंपनी अपना आइडल कैश फंड है, आइडल कैश फंड यूज करने के लिए बाईबैक कर सकती है। पैसा पड़ा हुआ है अपने पास में, ईपीएस इंक्रीज करने के लिए कंपनी बाईबैक कर सकती है, ठीक है। कंपनी उसके शेयर प्राइस मार्केट में फॉल कर रहा है, उसका एमपीएस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है वो फॉल कर रहा है, इससे बचने के लिए वो बाईबैक कर सकती है, ठीक है। और बता देते हैं आपको, ठीक है। और कंपनी प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ाने के लिए, प्रमोटर शेयर होल्डर का होल्डिंग बढ़ाने के लिए बाईबैक कर सकती है। बहुत सारे रीजन है बेटा, पढ़िएगा, सारे रीजंस पढ़ने हैं आपको, ठीक है। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट ही पढ़ना है आपको, सीए में 470 सेक्शन पढ़ना है पूरा का पूरा,
ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए कंपनी बाई बैक करती है। और कोई क्वेरी? ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेरी कट कर जाइए यहाँ पे। ठीक है, हम पूरे पेशेंस के साथ में खड़े हुए हैं क्योंकि हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हम सारा क्वेरी हैंडल करेंगे। बताइए, और कुछ अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। क्या? कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज करने वाला है, ये बात निश्चित तो मालूम नहीं हो सकती है किसी भी कंपनी को। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस हैं जिसके हिसाब से प्रेडिक्शन जरूर हो सकता है कि शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं। एकदम एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता होता है कि शेयर प्राइस मार्केट में बढ़ेगा, यहाँ लेकिन प्रेडिक्शंस आर देयर। ठीक है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ सकता है, कंपनी प्रेडिक्ट कर सकती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसा इवेंट है, ठीक है, जो कंपनी के लिए फेवरेबल है, देन श्योरली कंपनी कैन प्रेडिक्ट कि हमारा शेयर प्राइस बढ़ सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो काहे बाईबैक करेगी मेरे भाई? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंपनी का अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट में सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, तो कंपनी बाईबैक काहे के लिए करेगी? नहीं 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 नहीं, ठीक है, उसमें भी बेटा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं मेरे बाबू। ठीक है, आप डिग डाउन कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, जो शेयर्स बाईबैक करके कंपनी एक बार ला करके कैंसिल करती है, उसका एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है, उससे पहले वो उसको प्राइमरी मार्केट में फिर रीइश्यू, फिर से सेल आउट नहीं कर सकती है। सब देखिए, लॉ जब बनता है ना, लॉ सब चीजों को देख के बनता है बाबू। मिनिमम 8 महीने का रिस्ट्रिक्शन होता है, 8 महीने तक आप उस सीरियल नंबर के शेयर्स को फिर इश्यू नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। 8 महीने, सॉरी 8 महीने का रिस्ट्रिक्शंस तो कंपनीज एक्ट 1956 में था। सॉरी सॉरी सॉरी, 8 महीने का रिस्ट्रिक्शंस कंपनीज एक्ट 1956 में था। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस बढ़ करके 11 महीने हो गया कंपनीज एक्ट 2013 में। सॉरी, 8 महीने नहीं, 11 महीने, 11 महीने का रिस्ट्रिक्शन। जी, और बताएं कुछ। और कोई डाउट? हो गया? अब मैसेज आने लगा कल कंटिन्यू करिएगा। काहे भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत लैग कर रहा है। नहीं नहीं, इसका नेटवर्क लैग कर रहा है, इसलिए बेचारा बोल रहा है कल कंटिन्यू करिएगा। अच्छा, और बताइए, किसी और को कोई डाउट है तो बताइए। आज के लिए काफी है सर। अच्छा, किशु जी का भी डाउट आ गया, किशु जी का भी मैसेज आ गया, आज के लिए काफी है। कहाँ चले बेटा? हम तो घर ही में हैं। आज तो हम स्पेशल, अच्छा मतलब, अच्छा कल मिलते हैं। कल किस टाइम मिलेंगे? दस 11 बजे रात में हम तुमसे मिलेंगे? इतना खराब दिन तो नहीं आया मेरा। बोलो। हाँ, तो वही बात है ना, 10-11 बजे में तुमसे ही मिलेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, दिन में जितना बजे बोलना है बोलो, दिन में मिल लेंगे। ठीक है, कल का टाइम रहेगा, कल का टाइम रहेगा 10 से 12। ठीक है, 10 से 12, क्योंकि ऑलमोस्ट कहीं कल क्लास नहीं होगी किसी भी स्कूल वगैरह में, तो 10 से 12 टाइम रहेगा। हाँ, अकाउंट्स ही पढ़ाएंगे बेटा, इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना ही है मेरा ऑब्जेक्टिव है। तुमको तो पहले ही बता दिए, क्लास शुरू होने से पहले ही तुम पूछ ली थी। अरे बाप रे, कितना परेशान है। अच्छा, आजादी का दिन है, आजाद रहने का मन कर रहा है। ठीक है, तो सुबह में एक क्लास कर लीजिए, शाम में आजाद कर देंगे आपको, छोड़ देंगे, नहीं लेंगे क्लास। ठीक है,
हाँ, कल सुबह के बाद परसों सुबह नहीं, कल सुबह वाली क्लास तो होगी ही होगी 10 से 12, उसका तो टाइम लिख दिया मैंने। उसके बाद नहीं होगी क्लास, परसों क्लास नहीं होगी, मतलब उसकी शाम को क्लास नहीं होगी, फिर सीधे परसों क्लास होगी। ठीक है, आपके फायदा का काम कर रहे हैं, आप हैं कि करने को तैयार ही नहीं, क्या कर। चलिए खैर, ठीक है, ओके। हाँ, क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह वाली भी क्लास रिकॉर्ड होकर के अपलोड हो गई है यूट्यूब पे। कौन सा वाला? हाँ, ये भी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रही है, अभी भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, इसको समय मिलते ही हम अपलोड कर देंगे। ठीक, हाँ हाँ, समय मिलते ही हम डाल देंगे इसको। ठीक, सुबह वाली क्लास अपलोड कर भी दी है मैंने, ठीक है, उसका लिंक भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। ठीक है, ये वाली क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, ओके। हाँ बेटा, हो गया।